So good morning to you all, beta. Today we are going to start new chapter that is integrals. Integrals का chapter जो है ये differentiation के साथ associated है. That's why we are going to do this chapter right now. Otherwise जो CBSE के syllabus के accordingly है ये integrals का chapter जो है वो आपकी second term में है. But we are going to do this chapter right now because it is associated somewhere with derivative. ठीक है. चलिए लेट अस स्टार्ट द चैप्टर ऑफ इंटीग्रल. अब बेटा इंटीग्रल की बात कर रहे हैं तो अगर डेफिनेशन बात करें हम लोग तो ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव. हमारे पास जो डेरिवेटिव होते हैं इंटीग्रेशन उसका रिवर्स प्रोसेस होता है. अब इंटीग्रेशन बेटा उसका रिवर्स प्रोसेस किस तरह से होता है? The reason behind this is कि let us suppose अगर किसी फंक्शन हमारे पास एक फंक्शन है sin x, मैं sin x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो बेटा sin x का डेरिवेटिव होता है cos x. तो अगर हम लोग ये कहें कि sin x का डेरिवेटिव cos x है तो एक बार याद रखिएगा it implies integral of cos x will be equals to sin x. मतलब क्या है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद हम लोग आंसर निकालते हैं तो उस आंसर से अगर हम लोग इंटीग्रल करते हैं तो हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन है वो वापस आता है. अब देखिए sin x का डेरिवेटिव cos x था, cos x का जब हम लोग इंटीग्रल करते हैं तो वो sin x वापस आता है. इसी तरह से dy dx ऑफ x क्यूब की बात करते हैं. x क्यूब का डेरिवेटिव होता है बेटा 3x स्क्वायर. तो आई कैन से दैट द इंटीग्रल ऑफ 3x square is equal to x cube. मतलब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कीजिए, जो आंसर आता है उस आंसर का फर्दर अगर हम लोग इंटीग्रल करते हैं तो वो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन वापस आता है. बट अब यहाँ पे एक चीज होती है कि इंटीग्रल जैसे मैंने लिखा है इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव. तो यहाँ पे हम लोग एक छोटी सी चीज यूज करते हैं वर्ड अप्रोक्सीमेशन. अप्रोक्सीमेशन इसलिए कि जब हम लोग इंटीग्रल करते हैं तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव कई बार तो वापस आ जाता है, एग्जैक्ट फंक्शन कई बार तो वापस आ जाता है, लेकिन कई बार एग्जैक्ट फंक्शन वापस नहीं आता. जैसे यहाँ पे sin x का डेरिवेटिव cos x था, मैं cos x का इंटीग्रल करूंगा तो मेरे पास sin x वापस आ जाता है. सिमिलरली x स्क्वायर का डेरिवेटिव करता हूँ 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर का इंटीग्रल करेंगे तो x क्यूब वापस आ जाएगा. लेकिन कहीं अगर मेरे पास फंक्शन है x क्यूब प्लस 5, इसका डेरिवेटिव मेरे पास आ जाता है 3x स्क्वायर. तो इट इम्प्लाइज इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर इज x क्यूब. जैसे यहाँ पे मैंने पिछले वाले में लिखा कि 3x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब है तो इसका मतलब 3x का इंटीग्रल x क्यूब है, लेकिन ओरिजिनल फंक्शन मेरे पास 5 था, 5 एक टर्म थी क्योंकि 5 कांस्टेंट टर्म थी एंड वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0. तो ये टर्म तो 0 हो गई. तो यहाँ से मेरे पास 3x स्क्वायर से x क्यूब तो वापस आ गया, लेकिन मेरे पास बेटा 5 वापस नहीं आया है. तो उस 5 को वापस लाने के लिए हम लोग अपनी तरफ से क्या करते हैं, एक c ऐड कर देते हैं. तो जब भी हम लोग इंटीग्रल करते हैं तो इंटीग्रल करने के बाद एक c ऐड करते हैं एंड दैट c इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. उस c को बेटा हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं. ठीक है जी, ये चीज याद रखनी है जब भी हम लोग इंटीग्रल्स करेंगे और उसके बाद जब हम लोग आंसर लिखते हैं तो उसमें हम लोग आंसर में प्लस सी लिखते हैं. और वो प्लस सी इसीलिए लिखते हैं क्योंकि हमने बोला है कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास वापस आना चाहिए और ओरिजिनल फंक्शन के चक्कर में अगर कोई कांस्टेंट टर्म रिमूव हो जाती है तो कंपनसेट दैट कांस्टेंट टर्म हम लोग प्लस सी का साइन लगाते हैं. ठीक है बेटा. So this is all about the introduction of the integration. अब इसके बाद हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हम लोग इंटीग्रेशन में यूज करते हैं. वैसे तो इंटीग्रेशन के काफी सारे फॉर्मूले which involve trigonometry as well as inverse trigonometric function also, but जो आपका सिलेबस है अप्लाइड मैथमेटिक्स का उसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के ऊपर बेस क्वेश्चन नहीं है. So we are going to discuss only those formulas जो हमारे पास algebraic identities की फॉर्म में आते हैं. ठीक है. So please note down few important formulas for integration. Important formula. First one is बेटा ये इंटीग्रल का साइन होता है, इस तरह से हम लोग इंटीग्रल का साइन डालते हैं. फर्स्ट वन इज x रेज पर n dx.
और इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा x रेज पर n+1 ओवर n+1 प्लस c। सो x रेज पर n का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x रेज पर n+1 ओवर n+1 प्लस c। और इसी तरह से यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है कि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव इंटीग्रल। देखिए बेटा कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव तो 0 होता है, लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रल फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास ax प्लस c होता है। याद रखिएगा कांस्टेंट टर्म जो भी आपके साथ आपको मिली होगी कांस्टेंट टर्म, जब उसका इंटीग्रल करना है आप लोगों ने उसके साथ x लगाना है। लेट अस सपोज 3 है तो 3 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा 3x। 1/2 है 1/2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा 1/2x। -7/3 है व्हाट विल बी इट्स इंटीग्रल -7/3x हो जाएगा। सो इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो भी कांस्टेंट टर्म निकालते हैं उस कांस्टेंट टर्म का अगर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है देन दैट विल कम आउट टू बी इन टर्म्स ऑफ x हियर। ठीक है, अब इसी तरह से लेट अस सपोज मैं कहता हूं कि 3 है जी, 3 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा 3x। सिमिलरली अगर 1 है तो 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारे पास x हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान में रखनी है, जैसे डेरिवेटिव हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x करते थे तो dy/dx लिखते थे, इसी तरह से इंटीग्रल भी विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास कोई वेरिएबल होता है तो अगर x है तो हमारा आंसर x की फॉर्म में आएगा, अगर विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारा आंसर y की फॉर्म में आएगा, अगर विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं देन आवर आंसर विल बी इन द फॉर्म ऑफ t आल्सो। सो सेकंड फार्मूला हमारे पास है कि कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म के साथ x मल्टीप्लाई हो जाता है। Now third formula is e raised to power x dx, exponential function e raised to power x का integral e raised to power x plus c, then fourth question integral a raised to power x into dx. Its answer is a raised to power x over log of a plus c, and then fifth formula integral 1 by x dx. 1 by x dx का इंटीग्रल बेटा हमारे पास होता है log mod x प्लस c। याद रखिएगा जो चीजें हम लोग डेरिवेटिव में पढ़ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली उसके रिवर्स फॉर्मूले होते हैं। जैसे देखिए log x का डेरिवेटिव 1 by x होता है तो 1 by x का इंटीग्रल log x होता है। सिमिलरली अगर a raised पर x का डेरिवेटिव करते हैं तो वो a raised पर x into log a आता है, तो वहां से इंटीग्रल a raised पर x ओवर log a की फॉर्म में आ जाता है। सो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जो फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज के साथ एसोसिएटेड है। सो प्लीज नोट डाउन दीस फॉर्मूलेज बेटा जी। अब फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का x रेज़ पर 5 dx। अब यहाँ पे देखिए x रेज़ पर 5 dx है, इसको कंपेयर कीजिए इस फॉर्मूले के साथ x रेज़ पर n। यहाँ पे बेटा n की वैल्यू 5 आ गई है तो हम लोग इसको फॉर्मूला लगाएंगे x रेज़ पर 5 + 1 over 5 + 1 plus c. So our answer for this question is x raised to 6 plus over 6 plus c. अब अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन इंटीग्रल 1 over x cube dx। बेटा जो x रेज़ पर n का फॉर्मूला है वो x जो है न्यूमरेटर में है, यहाँ पे हमारे पास जो x है वो डिनोमिनेटर में है, तो फर्स्टली वी विल कन्वर्ट दिस टर्म इनटू न्यूमरेटर। तो ये हमारे पास हो जाएगा integral x raised to power -3 dx. Again applying the same formula x raised to power n, that is x raised to power n plus 1 over n plus 1, and this will be equal to x raised to power -3 plus 1 over -3 plus 1 plus c. इसको सॉल्व करते हैं x raised to power -2 over -2 plus c, और क्योंकि नेगेटिव पावर है so we are taking it into the denominator, it will become -1 over 2x square plus C, and this is the answer for this question. Please note down. So now we are going to the third part of first question. Now see here, third part is given as first question integral 1 over under root y dy. अब यहाँ पे देखिए with respect to y इंटीग्रल करना है, यहाँ पे dy लिखा हुआ है। So we are going to write it like integral y raised to -1/2 dy, because अंडर रूट का मतलब होता है बेटा 1/2 पावर, और क्योंकि डिनोमिनेटर वाली टर्म है तो हम लोग इसको न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं। So we can write it like same formula x raised to n, that is x raised to n plus 1 over n plus 1. So y raised to -1/2 plus 1 over -1/2 plus 1 plus c.
इट विल बिकम y रेज पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस c, और ये 1/2 रिवर्स होकर बेटा हमारे पास आ जाता है 2 अंडर रूट y प्लस c, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट. Second question, first part, integral 5 raised power x dx. Now compare this question with this formula, because e raised power x के साथ नहीं करेंगे. e raised power x एक independent function है, exponential function, but यहाँ पे 5 will be constant, so we are comparing this question with this formula a raised power x. Now see here, a की value 5 है, it will be, its answer will be 5 raised power x over log 5, and this is equals to 5 raised power x upon log 5 plus c, and this is your answer for this question. Okay, now we are going to discuss second question, second part, 7 raised power x into e raised power x, और थर्ड पार्ट है 4 raised power x over 9 raised power x. एक बार याद रखिएगा बेटा, जैसे डिफरेंशिएशन में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में फॉर्मूला था जिसको हम लोग प्रोडक्ट रूल कहते हैं, एंड डिवीजन में फॉर्मूला था जिसको हम लोग क्वोशिएंट रूल कहते हैं, बट इंटीग्रेशन में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ना ही डिवीजन में कोई फॉर्मूला होता है. हाँ, मेथड जरूर होता है कि अगर हमें कहीं हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में फॉर्म में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ जाए तो उसको किस मेथड से सॉल्व करना है, या डिवीजन में आ जाए तो किस मेथड से सॉल्व करना है. बट फॉर द टाइम हियर, यहाँ पे देखिए 7 रेज पावर x into e रेज पावर x है, 4 रेज पावर x over 9 रेज पावर x है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ डिवीजन में है. So I am going to convert these function into such form कि जहां पे मेरे पास ये फॉर्मूले में से कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई हो जाए. Now see here, it will be written as 7 into e raised power x dx, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4 upon 9 raised to power x dx. दोनों जगह पे बेटा मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाया है. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है if a raised power m into b raised to power m, इस तरह से हो a raised power m into b raised power m, तो हम लोग उसको कंबाइंड रेज पावर m लिख सकते हैं. सिमिलरली a रेज पावर m n ओवर b रेज पावर n हो, देन वी कैन राइट आउट एज कंबाइंड पावर m. तो ये फॉर्मूला यहाँ पे और ये लॉ यहाँ पे हम लोगों ने लगाया है. अब इसके अकॉर्डिंगली नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विद दिस 7 e रेज पावर x विल बी कंपेयर्ड विद दिस a रेज पावर x. ठीक है, अब a रेज पावर x के साथ अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, वी आर गोइंग टू राइट डाउन a raised power x divided by log of a plus c. यहाँ पे देखिए a मेरे पास क्या है, 7e की फॉर्म में है, so I am writing here 7e. इसी तरह से this will be a raised to power x divided by log of a plus c, and these are the required answers for these questions. Now before starting third question, एक हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं. लॉगरिथमिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है log m into n is equals to log of m plus log of n. Mean if we are having multiplication and then multiplication के ऊपर log अप्लाई किया जाता है, it will be converted into log m plus log n. Second property, log of m over n, that is we are having division of two terms, it will be log m minus log n. And then third property हमारे पास होती है log of m raised to power n. तो इसमें क्या होती है कि जो ये पावर होती है बेटा वो log में आगे आ जाती है, it will be written as n log m. और इसके बाद एक और कंसेप्ट होता है हमारे पास लॉगरिथम में, if we are having a raised to power log to the base a into x, a raised power x, a raised power log to the base a x, या e raised power log to the base e x, या let us suppose 5 raised power log to the base 5x, इन सब का आंसर हमारे पास x होता है, क्योंकि जो ये a raised power log a है, इट मींस क्या है कि उसका हमारे पास कैंसिल आउट होकर आंसर x आ जाता है. सिमिलरली e raised power log e to the base e x आ जाता है, तो उसका आंसर भी हमारे पास x आता है. मींस टू से कि यहाँ log के बेस में जो नंबर होता है, अगर वही नंबर बाहर हो तो वो सारी टर्म कैंसिल आउट होकर हमारे पास सिर्फ x बच जाता है. अब ये जो प्रॉपर्टी है ये हम लोग नेक्स्ट तीनों क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे. ठीक है,
Now see what we are going to do. इसको यहीं पे रहने देता हूं. I am going to rub here on this side. So we are going to discuss question number 3, first part. अब यहाँ देखिए, अगर थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, we are having integral of e raised by 2 log x into x raised by -3 dx. अब बेटा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब हम लोग log लिखते हैं ना, log x लिखते हैं, तो इट मींस log टू द बेस e होता है. अगर कुछ भी नहीं लिखा बेस में, so always you have to consider that its base is e. तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं लिखा, so I am going to consider it as e raised by 2 log to the base e x into x raised by -3 dx. अब यहाँ से देखिए, मैंने आपको बोला कि e raised by log to the base e x कैंसिल आउट होके आंसर x आएगा, लेकिन x तभी आएगा अगर ये log के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ. यहाँ log के आगे 2 लिखा हुआ है, तो पहले मैं ये 2 को रिमूव करता हूँ या एडजस्ट करता हूँ. So I am going to write it like log to the base e x square into x raised by -3 dx. अब ये x square कहाँ से आया? इस प्रॉपर्टी की वजह से आया. यहाँ पे देखिए log के आगे जो लगा होता है वो हम लोग क्या करते हैं, m की पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं. तो यहाँ पे भी जो ये 2 लिखा हुआ था, ये 2 क्या है, इसमें x की पावर की फॉर्म में चला गया. अब यहाँ पे देखिए e और log e रिमूव हो जाएगा, so we are left with x square only into x raised by -3 dx. और इसके बाद log एक्सपोनेंट लगाते हैं, तो अल्टीमेटली आई एम लेफ्ट विद x raised by -1 dx. अब x raised by -1, अगर मैं इसके ऊपर x raised by n का फॉर्मूला लगाता हूं बेटा, अभी यहाँ पे देखिए फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, ये आ जाएगा -1 + 1 over -1 + 1. अगर इसको सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, सो दैट विल नॉट बी पॉसिबल. तो इस केस में हम लोगों ने क्या करना है, जो x raised by -1 है बेटा, इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं इंटीग्रल 1/x dx. एंड वी नो दैट, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, 1/x dx का इंटीग्रल क्या होता है, log mod x plus c. And this is the resultant answer for this question. 5 raised to power 2 log x to the base 5 dx. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो log x है उसका बेस 5 दिया हुआ है. तो अब यहाँ पे फिर से वही कंसेप्ट, पहले n log m will become log m raised by n. तो ये जो बाहर 2 है इसको पहले मैं ऊपर ले जाता हूँ, it will become 5 raised by log to the base 5 x square dx. और इसके बाद ये 5 और log 5 रिमूव हो जाएंगे, it will become x square dx. और यहाँ पे बेटा हम लोग x raised by n का फॉर्मूला लगा लेते हैं. So x raised by n फॉर्मूला है x raised by n plus 1 over n plus 1 plus c. So resultant answer for this question is x cube over 3 plus c. Please note down this formula beta ji. Now next question हमारे पास है integral 2 raised by log to the base 4 x dx. अब बेटा यहाँ पे ये देखिए कि इन दोनों को रिमूव करने के लिए यहाँ नीचे भी मेरे पास 4 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बेस में 4 है. और अगर बेस में 4 और नीचे में 4 वाली टर्म बनाना चाहूंगा तो देखिए इसको किस तरह से बनाना है. दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल 4 raised to power 1/2 log to the base 4x dx. और यहाँ पे इसको 4 raised to power 1/2 बेटा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 होता है. या अगर आप इसको इस तरह से लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया, चलिए ऐसे है, इसको 4 raised to power 1/2 ही रहने दीजिए, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे फायदा नहीं होगा, वो पावर में है. सो 4 raised to power 1/2. अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, जो ये n log m है पावर n हो जाएगी, तो जो ये 1/2 है ये इसके ऊपर x के ऊपर आ जाएगा. इट विल बिकम 4 raised to power log to the base 4 x raised to power 1/2 dx. Now this 4 and log 4 remove हो जाएगा base 4. It will be integral x raised by 1/2 dx, and then apply the formula x raised by n. It will become equals to x raised by n plus 1 over n plus 1 plus c. अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिनोमिनेटर 3/2 आ जाता है, and after that रेसिप्रोकेट हो जाएगा. It will be 2/3 x raised by 3/2 plus c. And this is your resultant answer for this question. Now we are going to
start exercise 7.2. Let us start first question. अब यहाँ पे देखिए first question, first part. Given that integral ax square plus bx plus c into dx, and then second part is integral x raised by 2/3 plus 1 dx. पहला हमारे पास है ax square plus bx plus c और दूसरा हमारे पास है x raised by 2/3 plus 1. अब यहाँ पे देखिए अगर पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें, ये मेरे पास तीन फंक्शंस की एडिशन है, सो मैं तीनों फंक्शंस का इंटीग्रल सेपरेट करने जा रहा हूँ. इट विल बी रिटन एज इंटीग्रल ax square dx प्लस इंटीग्रल bx dx प्लस इंटीग्रल c dx. अब यहाँ पे देखिए अभी हम लोगों ने किया कि कोई कांस्टेंट टर्म अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हैं. सो इट विल बी रिटन एज a into x square dx प्लस b into x dx और इसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं. नाउ हियर x रेज पर n वाला फार्मूला a into x रेज पर 2 plus 1 over 2 plus 1 प्लस b into फिर से x रेज पर n वाला फार्मूला, कोई पावर नहीं है तो हम लोग ये कंसीडर करेंगे कि x की पावर 1 है हमारे पास. देन वी विल अप्लाई द फार्मूला x रेज पर n. इट विल बिकम x रेज पर 1 plus 1 डिवाइडेड बाय 1 plus 1 एंड आफ्टर दैट बेटा हमारे पास ये c कांस्टेंट है और मैंने फार्मूला लिखा है that the integration of constant term will always be equals to multiple of x, so it will become cx. ठीक है, मैंने बोला था कि 3 आ जाए तो 3x हो जाता है, 7/2 आ जाए 7/2x होता है. अब यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट c आ गया था तो इसका इंटीग्रेशन cx एंड आफ्टर दैट वी हैव टू अप्लाई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब यहाँ पे बेटा ऑलरेडी c आ चुका है, दैट्स व्हाई आई हैव अप्लाइड हियर c डैश. अगर कांस्टेंट c नहीं आया होता तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट c लिख देता. अब इसको सॉल्व करते हैं. विल गेट हियर एज ax क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस bx स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस cx प्लस c डैश एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. इट विल बी रिटन एज x रेज़ पर 2/3 dx प्लस इंटीग्रल 1 dx. नाउ हियर x रेज़ पर 2/3, x रेज़ पर 2/3 मींस x रेज़ पर n का फार्मूला हो जाएगा. It will become equals to x raised by 2/3 plus 1 over 2/3 plus 1 and 1 का इंटीग्रेशन बेटा जी it will become equals to x और plus c. जैसे ही हम लोग इंटीग्रल कर देते हैं और इंटीग्रेशन का साइन रिमूव कर देते हैं, as soon as we remove the sign of integration you have to apply plus c, that is constant of integration. अब इसको सॉल्व करते हैं. It will become x raised by 5/3 divided by 5/3 plus x plus c और ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा. इट विल बिकम 3/5 x raised by 5/3 plus x plus c and this is your resultant answer for this question. Second question first part. Now here second question first part is integral under root of 3x. Here x is under the square root sign plus 1 by under root x into dx. इसके बाद जो सेकंड है हमारे पास इट इज इंटीग्रल 2a अपॉन अंडर रूट x प्लस b ओवर बेटा माइनस है माइनस b ओवर x स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म इज 3c इनटू क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर. बेटा यहाँ क्यूब रूट का साइन है dx. अब इसको सॉल्व करते हैं. इट विल बी इंटीग्रल अंडर रूट 3x dx प्लस इंटीग्रल 1 by under root x dx. अंडर रूट 3 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा और जो अंदर अंडर रूट x रह गया उसको x रेज़ पर 1/2 dx लिख लेते हैं प्लस इसको x रेज़ पर -1/2 dx लिख लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में टर्म है, इसको न्यूमरेटर में लिख लेते हैं. इट विल बिकम अंडर रूट 3 into x रेज़ पर 1/2 plus 1 over 1/2 plus 1 and here it is x raised पर -1/2 plus 1 over -1/2 plus 1 plus c. इंटीग्रल कर दिया तो अब प्लस c लगा देना. सो इट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 3 x raised पर 3/2 over 3/2 plus x raised पर 1/2 over 1/2 plus c. और फर्दर स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं. ये अंडर रूट 3 और 3 कैंसिल आउट होके हमारे पास रिजल्टेंट आंसर बनता है 2 over under root 3 x raised पर 3/2
plus 2 under root x plus c, and this is the answer for this question. अब अगर इधर चलते हैं, we'll write here as 2a into x raised power minus 1 by 2 dx, क्योंकि डिनोमिनेटर में था तो माइनस 1 by 2 पावर हो गई, माइनस इंटीग्रल b into x raised power minus 2 dx, फिर से डिनोमिनेटर में थी, प्लस इंटीग्रल 3c, अब बेटा ये क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर है, सो दिस विल बिकम x raised power 2 by 3 dx। याद रखिए क्यूब रूट का मतलब होता है बेटा पावर 1 by 3, और अगर अंदर x स्क्वायर है तो इसको x स्क्वायर लिखेंगे, सो x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 by 3 विल बिकम x raised power 2 by 3, ठीक है। अब इसके बाद तो सिंपल x raised power n के फॉर्मूले लगाने हैं, इट विल बिकम 2a बाहर निकाल देते हैं, अंदर x raised power minus 1 by 2 dx, यहाँ माइनस b बाहर निकाल देते हैं, x raised power minus 2 dx, here 3c outside, x raised power 2 by 3 dx, and after that x raised power n का फार्मूला 2a into x raised power minus 1 by 2 plus 1 over minus 1 by 2 plus 1 minus b x raised power minus 2 plus 1 over minus 2 plus 1 plus 3c x raised power 2 by 3 plus 1 over 2 by 3 plus 1 plus c dash, फिर से c dash, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास c वाली टर्म ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करना है, इट विल बिकम 1 by 2, तो अल्टीमेटली 4a अंडर रूट x बच जाएगा, माइनस 1 और a प्लस b कट जाएगा तो प्लस का b ओवर x बचेगा, क्योंकि x की पावर -1 हो गई, और ये 5 by 3 और 3 ऊपर से मल्टीप्लाई हो गए 9 by 5c x raised power 5 by 3 plus c है, and this is your required answer of this question, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।